गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। चलिए, आज की हमारी पहली क्लास व्हाट इज़ अकाउंटिंग, मतलब अकाउंटिंग के हम बेसिक्स पढ़ेंगे, फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग, मतलब अकाउंटिंग होती क्या है असल में, अकाउंटिंग के मीनिंग, अकाउंटिंग के टाइप्स, अकाउंटिंग कितने तरीके होती है, अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव, एडवांटेजेस, अकाउंटिंग करने के बाद उसको यूज़ कौन कौन करता है यानी यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग, और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग यानी अकाउंटिंग की क्या क्या खासियत हमारे होनी चाहिए। ठीक है, तो हम चलते हैं अकाउंटिंग की तरफ। अकाउंटिंग, सबसे पहले हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के मीनिंग जानने के लिए अकाउंटिंग में यूज़ होने वाली टर्म्स हम पढ़ेंगे। उन टर्म्स को जब हम इकट्ठा एक साथ देखेंगे तो वो पूरा मीनिंग बन जाता है अकाउंटिंग का। तो हम एक एक करके जो टर्म्स हैं अकाउंटिंग की वो हम पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, यानी बिजनेस ट्रांजैक्शन और नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शन को हमें आइडेंटिफाई करना होगा। अकाउंटिंग में हम सिर्फ बिजनेस ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल करते हैं, नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शन को हम बिजनेस के अकाउंटिंग में यूज़ नहीं करते। जैसे बिजनेस अकाउंट ट्रांजैक्शन मतलब बिजनेस के अंदर होने वाली हर एक इवेंट जो बिजनेस से रिलेट रखती हो। सपोज़ कीजिए मैंने एक लैपटॉप ख़रीदा घर के लिए और एक लैपटॉप ख़रीदा बिजनेस के लिए, तो जो बिज़नेस के लिए मैंने लैपटॉप ख़रीदा वो मेरी बिजनेस ट्रांजैक्शन है, और जो घर के पर्सनल यूज़ के लिए मैंने ख़रीदा वो नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शन है। तो अकाउंटिंग के मीनिंग में सिर्फ बिजनेस ट्रांजैक्शन हम लेंगे, तो आइडेंटिफाई करेंगे बिजनेस ट्रांजैक्शंस को। दूसरा, मेजरमेंट इन मनी टर्म, हम हर एक इवेंट यानी बिजनेस ट्रांजैक्शन को मनी टर्म्स में मेजरमेंट करेंगे कि इसकी मॉनेटरी वैल्यू क्या है। ठीक है जी, 10,000, 20,000, 50,000 कुछ भी हो सकता है, कोई ना कोई मॉनेटरी वैल्यू उसकी होनी चाहिए, यानी हम उसको मॉनेटरी टर्म्स में मेज़र करेंगे। तीसरा, रिकॉर्डिंग, जितनी भी इवेंट्स हमारी होंगी वो इवेंट्स हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन होंगी, मनी टर्म्स में मेज़रमेंट यानी मनी टर्म्स में हम उसको मेज़र कर सकें वो वाली ट्रांजैक्शन होंगी। फिर हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, अपने पास लिखेंगे। रिकॉर्डिंग मतलब सिंपल लिखना, अब उसका तरीका क्या है लिखने का वो एक अलग चीज़ है, लेकिन रिकॉर्डिंग का मतलब उसको अपने पास लिखना, रिकॉर्ड करना। चौथा है क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग में हम जितनी भी आपने एंट्रियाँ लिखी, अब उन एंट्री में पर्टिकुलर हेड्स को हम अलग अलग क्लासीफाई करेंगे, उनकी क्लास में क्लासीफाई करेंगे, क्लास में उनको बांटेंगे। जैसे कितनी सेल्स की एंट्रियाँ हुई उसको सेल्स के हेड में चली जाएंगी, परचेज़ की एंट्रियाँ परचेज़ के हेड में चली जाएंगी, इसी तरह से वो क्लासीफाई हो जाएंगी और उनके अलग अलग लेजर हम बनाते हैं। इसके बाद समराइजिंग। समराइजिंग का क्या मतलब है? समराइजिंग यानी अब जैसे आपने एंट्रियाँ रिकॉर्ड करी, उसके बाद उनको अलग अलग क्लास में क्लासीफाई कर दिया, बांट दिया, अब उसकी हमें एक समरी बनानी है। सबसे पहले जैसे मैं एक आम ज़बान में आपको, सादी ज़बान में आपको समझाऊं तो रिकॉर्डिंग में मतलब सपोज करो आपने 100 एंट्रियाँ रिकॉर्ड करी, उन 100 एंट्री में परचेज़ की एंट्री, सेल्स की एंट्री, खर्चे की एंट्री, ये आपने क्लासीफाई कर दी अलग 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 अलग। अब हमें कोई रिज़ल्ट उसका चाहिए, कोई ना कोई रिज़ल्ट हमें चाहिए जिस मकसद के लिए हमने एंट्रियाँ करी थी, तो हम अब उनको समराइज़ करेंगे। समराइज़ करने के बाद मतलब एक समरी बनाएंगे जिसमें हमें पता चल सके कि कितना क्या क्या हुआ है। इसके बाद फिर उस समरी बनाने के बाद उसको हम एनालिसिस करेंगे फ्यूचर के डिसीजन, ताकि हम उससे ले सकें कितनी परचेज़ हुई, कितनी सेल्स हुई, सेल्स कम हुई तो क्यों हुई, आगे हम कैसे सेल्स बढ़ाएं, कितनी सेल्स बढ़ाएं। खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं तो खर्चों को हम एनालिसिस करेंगे, कहाँ कहाँ खर्चे एक्स्ट्रा हो रहे हैं या ज़्यादा हो रहे हैं, अननेसेसरी हो रहे हैं, तो हम उनको कम करेंगे। तो वो सारा काम एनालिसिस में होता है। इसके बाद कम्युनिकेटिंग टू यूज़र, सारी एंट्री करने के बाद, एनालिसिस करने के बाद जो जो अकाउंटिंग के यूज़र्स होंगे हम उसको कम्युनिकेट कर देंगे। यूज़र्स कौन लोग होंगे वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक ये शॉर्टकट्स मैंने साइड में लिखे हुए हैं, IMRCSAC, ये एक सिंपल है, इसका कोई लॉजिक तो नहीं है, आप इसको याद कर लें IMRCSAC, ताकि याद करने में आसानी हो जाए। याद से ये फ़ायदा ये होगा कि आपको ये सारी चीज़ें मतलब फिर याद हो जाएंगी। C कम्युनिकेटिंग टू यूज़र था, C क्लासीफाइंग, तो जब एक सीक्वेंस में आप याद करेंगे IMRCSAC तो एक सीक्वेंस में इसका आपको सब कुछ याद हो जाएगा। I मतलब आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, M मेजरमेंट इन मनी टर्म, R रिकॉर्डिंग, C क्लासीफाइंग, S समराइजिंग, A एनालिसिस, C कम्युनिकेटिंग टू यूज़र।
इसके बाद हम देखेंगे कि अकाउंटिंग के टाइप्स क्या हैं, अकाउंटिंग कितने तरीके की होती है। टाइप ऑफ अकाउंटिंग, इसमें सबसे पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग। देखिए, किसी भी बिजनेस की तमाम एंट्रियां जो हम करते हैं, अकाउंटिंग जो हम करते हैं, उसका हमारा मकसद प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना होता है या फाइनल अकाउंट बनाना होता है, ताकि हमें पता चल सके कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, हमारी बैलेंस शीट में कितने कितने बैलेंस किस किस के खड़े हुए हैं। तो ये हमारी सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं। इसको जब अकाउंटिंग करते हैं हम इन ट्रांजैक्शन की, तो उसको फाइनेंशियल अकाउंटिंग बोलते हैं। पूरे बिजनेस की जो अकाउंटिंग होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहलाई जाती है। इसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब किसी एक चीज़ पर्टिकुलर, कोई एक प्रोडक्ट, जैसे ये मेरे हाथ में आप देख रहे हैं पेन, इस पेन की मैं अकाउंटिंग करना चाहता हूँ कि इस पर मेरी कॉस्ट कितनी आई। एक तो अकाउंटिंग हो गई कि परचेज या सेल्स, सिंपल। एक है कि इस पेन को बनाने में कितनी परचेज हुई, क्या खर्चा हुआ, टोटल कॉस्ट इसकी कितनी आई। तो टोटल कॉस्ट इसकी निकालने के लिए जो भी हम अकाउंटिंग करेंगे वो कॉस्ट अकाउंटिंग कहलाएगी, सिंपल। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं आपको डिटेल में, ये बॉडी है, ये बॉडी मैंने ख़रीदी, उसके बाद इसके अंदर इंक भरी गई और ये इसका निब आया और ये साइड में स्टील का जो क्लिप है, ये हमने स्टील का क्लिप इसमें लगाया, तो टोटल इसको जो मटेरियल है उसको ख़रीदने में कितना कॉस्ट आया, इस पूरे एक पेन को बनाने में सिंपल कितनी कॉस्ट लगी, कॉस्ट अकाउंटिंग। तीसरा आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट हमारा जो लेवल होता है, जैसे ओनर होते हैं बिजनेस के ओनर, या टॉप मैनेजमेंट लेवल जो बिज़नेस को चला रहे होते हैं, मैनेजर्स, डायरेक्टर्स, ये लोग जो बिज़नेस को चला रहे होते हैं, इनको कोई डिसीज़न लेना है, किसी फ्यूचर कोई प्लानिंग करनी है और उसके ऊपर कोई डिसीज़न लेना है, तो प्लानिंग किसी एक पर्टिकुलर पार्ट की भी हो सकती है और बड़े लेवल की भी हो सकती है। तो मैनेजमेंट जो है किसी भी डिसीज़न पर पहुंचने के लिए किसी भी प्रोडक्ट की या किसी भी क्या बोल सकते हैं इवेंट्स की, उसकी एक अकाउंटिंग आपसे कराएगा, हमें करनी होती है उसकी अकाउंटिंग। तो मैनेजमेंट के लिए जो भी अकाउंटिंग होगी वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहलाई जाएगी। इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तीसरा आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, इसको हम एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग भी कह सकते हैं। जो हमारे ऑब्जेक्ट हैं, जो हमारा उद्देश्य है अकाउंटिंग का, वो हमें मिल जाए तो वही हमारा फ़ायदा भी है। तो अकाउंटिंग के फ़ायदे क्या क्या हैं या अकाउंटिंग के ऑब्जेक्ट क्या हैं वो हम पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले आता है हेल्प टू नो फाइनेंशियल पोजीशन। बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन जानने में हमारी मदद करती है अकाउंटिंग। जैसे टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग में आपने देखा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम कर रहे हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग करने के बाद फाइनेंशियल डेटा हमारे पास आ जाएगा, क्या लॉस हुआ, क्या प्रॉफिट हुआ, या कितने बैलेंसेज है हमारे पास। तो ये सब फाइनेंशियल पोजीशन हमें पता करनी है तो हमें अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, ये इसका हमारा फ़ायदा है। दूसरा, हेल्प टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस। जैसे अभी ऊपर अभी बताया, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, ये हमारे सामने निकल के आ जाता है अकाउंटिंग करने के बाद। तो हेल्प टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस। तीसरा, हेल्प टू मेंटेन रिकॉर्ड। सभी तरह का रिकॉर्ड जो हम रखेंगे अकाउंटिंग में, तो जर्नल एंट्री से वो शुरू हो गया, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सब एक रिकॉर्ड मेंटेन होता है, तो उसके लिए भी अकाउंटिंग ज़रूरी होती है। तो रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए अकाउंटिंग की ज़रूरत है, यानी अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव भी है और अकाउंटिंग का फ़ायदा भी है, ताकि जब हम अकाउंटिंग करेंगे तो रिकॉर्ड अपना आप मेंटेन हो जाएंगे। इसके बाद हेल्प टू मैनेजमेंट फॉर डिसीज़न। अभी जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है, तो मैनेजमेंट को डिसीज़न लेने के लिए कोई भी अकाउंटिंग करा सकता है, तो मैनेजमेंट को डिसीज़न लेने के लिए भी हमारी अकाउंटिंग फ़ायदा पहुंचाती है। इसके बाद हम देखेंगे कि अकाउंटिंग के यूज़र्स, अच्छा सबसे पहले अब इससे यूज़र्स से पहले हम देखेंगे क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक, यानी अकाउंटिंग के अंदर क्या क्या हमारी खूबियाँ होनी चाहिए, तभी तो होगा भाई। तो ये है कि अकाउंटिंग कर दिया, अब उसमें कमियां आ रही हैं, तो कमियां नहीं होनी चाहिए, खूबियां क्या क्या होनी चाहिए अकाउंटिंग की, वो हम देखेंगे। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक, सबसे पहले रियलाइबिलिटी, यानी उस पर हमारा भरोसा, रियलाइबिलिटी यानी भरोसा करना, यानी अकाउंटिंग हमारी इस तरह से होनी चाहिए कि हम भी उस पर भरोसा कर सकें और जिसके सामने हैं उसको हम जैसे किसी को जो यूज़र्स हैं, यूज़र्स जो हैं अकाउंटिंग के, वो भी उस पर पूरा भरोसा कर सकें। ये कैरेक्टरिस्टिक, ये खूबी अकाउंटिंग की होनी चाहिए, रियलाइबिलिटी। दूसरा, रेलेवेंस। रेलेवेंस का मतलब कि एक्चुअल जो डेटा है हमारा, वही हमारी अकाउंटिंग में यूज़ होना चाहिए। कोई फर्जी डेटा नहीं होना चाहिए, कोई फ्रॉड वाली एंट्री नहीं होनी चाहिए, गलत एंट्री नहीं होनी चाहिए। सपोज़ करो ये पेन मेरा 10 रुपये का आया,
तो ये 10 रुपये की ही इसकी मैं एंट्री करूँगा, 11 की नहीं करूँगा या 12 की नहीं करूँगा या 9 की नहीं करूँगा। यानी पर्टिकुलर इवेंट के साथ अकाउंटिंग एंट्री का क्या रेलेवेंस है, ये हमें चेक करना है, वो बिल्कुल एग्जैक्ट होना चाहिए हमारा। तीसरा, अंडरस्टैंडिंग। अकाउंटिंग जब हम करते हैं तो हम इस तरह से हमारी अकाउंटिंग होनी चाहिए कि उसको बहुत आसानी के साथ समझा जा सके। जो अकाउंटिंग के यूज़र्स हैं उसको बहुत आसानी से समझ लें, मैनेजमेंट जो है वो भी यूज़र्स है वो भी आसानी से समझ लें, और हम खुद जब हम एंट्री करें तो एंट्री करने के बाद हम भी उसको आसानी से समझ लें। और कोई भी हमारे अलावा कोई भी हमारी एंट्री को देखे, अकाउंटिंग को देखे, तो उसकी समझ में आना चाहिए, यानी सिंपल लैंग्वेज में वो इतना आसान हो कि किसी को भी आसानी से समझ में आ जाए। अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद कंपेरेबिलिटी। कंपेरेबिलिटी में मतलब हम उसको कंपेयर करके देखते हैं कितना हमारा मैं इसको आपको आसान उसमें समझाऊं तो कंपेरेबिलिटी की मतलब 2 साल का जैसे सपोज़ करो डेटा मेरे सामने है, पिछले साल का और इस साल का फाइनेंशियल डेटा की बात कर रहा हूँ मैं, या कॉस्ट अकाउंटिंग में हम पर्टिकुलर 2 कॉस्ट को भी हम कंपेयर कर सकते हैं आपस में। तो ये खूबी आपके अकाउंटिंग की होनी चाहिए कि वो 2 साल का डेटा हो या 6 महीने का डेटा हो या 3 महीने का डेटा हो, उसको कंपेयर किया जा सके, यानी प्रीवियस डेटा से नए डाटा को कंपेयर किया बहुत आसानी से कंपेयर किया जा सके, ताकि फिर उससे आगे डिसीजन मेकिंग में आसानी हो। तो रिलायबिलिटी यानी भरोसेमंद हो, रेलेवेंस मतलब एक्चुअल, यानी रेलेवेंस उसका ऐसा हो कि मतलब बिल्कुल एक्चुअल डेटा हो, उसमें कोई मतलब कोई गलत या कोई फर्जी या ऊपर नीचे करके ना एंट्री की गई हो। इसके बाद अंडरस्टैंडिंग, आसानी से समझ में आ जाए और उसकी कंपेरेबिलिटी आसान हो। ये इसकी अकाउंटिंग की खूबियाँ होनी चाहिए। इसके बाद जो मैंने आपको बताया था यूज़र्स कौन कौन होंगे अकाउंटिंग के, ये सर हमने अकाउंटिंग कर तो ली, लेकिन अकाउंटिंग का सर यूज़र्स कौन लोग देखेंगे हमारी एंट्री, कौन लोग देखने आ रहे हैं अकाउंटिंग को। तो अब यूज़र्स हम देखेंगे। देखिए यूज़र्स भी 2 तरह के होते हैं, इंटरनल यूज़र और एक्सटर्नल यूज़र। तो पहले हम इंटरनल यूज़र की बात करेंगे। इंटरनल यूज़र में मैनेजमेंट, यानी जो भी टॉप लेवल का मैनेजमेंट है, जो बिज़नेस को अभी मैनेज कर रहा है यानी चला रहा है, डायरेक्टर्स, मैनेजर्स, सीईओ, ये जो है इंटरनल यानी कंपनी के अंदर के ये लोग हैं, फर्म के अंदर के लोग, यानी बिज़नेस के अंदर के ये लोग हैं। तो मैनेजमेंट यानी इंटरनल यानी अंदर के लोग, उसमें सबसे पहले मैनेजमेंट। तो जो यूज़ होगा हमारी अकाउंटिंग का, उसका यूज़र्स कौन होगा, यूज़ जो करेगा उसको यूज़र्स यानी मैनेजमेंट उसका यूज़र्स होगा। दूसरा जो उसका यूज़र्स, ओनर। एक आदमी, कोई भी पर्टिकुलर पर्सन है, वो किसी भी बिज़नेस का मालिक है, उस मालिक ने एक पूरी टीम रखी हुई है जो बिज़नेस को चलाएगा। तो जो बिज़नेस को लोग चला रहे हैं वो मैनेजमेंट, और जो उसका मालिक है वो ओनर। तो दूसरा इंटरनल यूज़र ओनर। तीसरा जो इंटरनल यूज़र है वो है एम्प्लॉई। एम्प्लॉई का मतलब जैसे सपोज़ करो आप अकाउंटेंट ही हो, कोई पुराना अकाउंटेंट या नया अकाउंटेंट आया, या पूरा स्टाफ है, एक ने एंट्री करी तो पूरा स्टाफ वो एम्प्लॉई है, वो भी आपके अकाउंटिंग को यूज़ करने वाला होगा। तो अकाउंटिंग के जो यूज़र्स होंगे वो मैनेजमेंट होगा, ओनर और एम्प्लॉई। इसके बाद कुछ एक्सटर्नल यूज़र्स भी होंगे जो हमारी अकाउंटिंग को जो यूज़ करेंगे, जो उनको ज़रूरत होगी देखेंगे। उसमें सबसे पहले बैंक। बैंक हमारी क्यों यूज़र्स होगा बैंक, ताकि बैंक से सपोज़ करो हमें लोन लेने के लिए जाना है, हम अकाउंटिंग करेंगे, अकाउंटिंग से हमारा सारा डेटा मेंटेन होगा, रिकॉर्ड्स बनेंगे। तो वो रिकॉर्ड्स जब हम बैंक से हम लोन लेने जाते हैं तो बैंक वाले हमारा रिकॉर्ड चेक करते हैं, कितना क्या तुम्हारी बैलेंस शीट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखाइए हमें। तो ये बैंक हमारा उसको डेटा को यूज़ करेगा। तो एक्सटर्नल यूज़र में बैंक। बैंक के बाद गवर्नमेंट। गवर्नमेंट किस तरह से हमारे इसका यूज़र्स होगी, देखिए बहुत सारा जो टैक्सेशन होता है, जैसे जीएसटी आप कहेंगे, यानी सेल टैक्स के बाद वैट, वैट के बाद अब जीएसटी यूज़ किया जाता है। सेल्स पे जितना टैक्स लगता है, परचेज पे जितना टैक्स लगता है, सर्विसेज के इनपुट और आउटपुट पे जो टैक्स लगता है, उस टैक्स की कैलकुलेशन करना, कैलकुलेशन करने के बाद जो टैक्स की अमाउंट बचती है वो गवर्नमेंट को जमा करना, पूरे साल में फिर इनकम टैक्स की कैलकुलेट करके इनकम टैक्स गवर्नमेंट को जमा करना। तो वो टैक्स प्रॉपर आप कोई भी व्यापार जमा कर रहा है या नहीं करना, तो उसको चेक करने के लिए गवर्नमेंट जो है आपके डेटा का यूज़ करेगा। तो आपके डेटा का यूज़र्स गवर्नमेंट इसलिए होता है। इसके बाद क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन लोग होते हैं, जो लोग हमें उधार माल यानी व्यापार को उधार माल सप्लाई करते हैं, वो लोग क्रेडिटर्स होते हैं। अब क्रेडिटर क्यों यूज़ करेगा हमारे डेटा को, क्रेडिटर हमारी क्रेडिट वर्थनेस जिसको हम बोलते हैं उसको चेक करेगा।
तो वो चेक करेगा कैसे, हमारे डेटा से, हमारी बैलेंस शीट से, क्या हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं, हमारी बैलेंस शीट क्या है, कितनी हमारी अपनी कैपिटल लगी हुई है, कितना हमने लोन ले रखा है, कितना हमारी संपत्तियाँ हैं, ये सब चीज़ क्रेडिटर चेक कर सके ताकि वो हमें क्रेडिट फैसिलिटी दे सके। तो ये हमारे यूज़र्स हो गए, इंटरनल यूज़र मैनेजमेंट, ओनर, एम्प्लॉय, एक्सटर्नल यूज़र बैंक, गवर्नमेंट और क्रेडिटर। तो इस तरह से आज का ये हमारा चैप्टर, आज की हमारी क्लास यहाँ पे पूरी होती है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा अकाउंटिंग का मीनिंग के लिए हमने सारे टर्म्स पढ़ी, वो सारे टर्म्स मिलकर अकाउंटिंग का मीनिंग बनाती हैं। उसके बाद हमने टाइप ऑफ अकाउंटिंग पढ़ा, टाइप ऑफ अकाउंटिंग के बाद हमने अपना एडवांटेजेस, उसके बाद क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक और उसके बाद हमने यूज़र्स। तो ये सारी अकाउंटिंग का एक बेसिक्स था जो आज हमने पढ़ा। इसके बाद आगे हम फिर बेसिक टर्म पढ़ेंगे अकाउंटिंग के अंदर कौन कौन से टर्म्स यूज़ करते हैं, वो हमारी अगली क्लास में। ओके, बाय।